नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज में। तो आज हम बात करेंगे यानी कि आई दृष्टि की जो हमारी करंट अफेयर की जो क्लास चल रही थी। अभी तक क्या है कि हमने 3 क्लास जो है वो क्या करा दिया। आज ही हमारी जो है ये है चौथी क्लास। ठीक है, थोड़ा सा डिले हो रहा है क्योंकि डिले होने का कुछ न कुछ रीज़न होता है। रीज़न ये होता है किसी और टॉपिक पर भी हमें थोड़ा सा उसके नोट्स बनाने होते हैं, उनको समझना पड़ता है, देखना पड़ता है। क्योंकि आप मेरा हमेशा से यही सुझाव रहता है कि हम वही चीज़ें हम लेके आएँ आप लोगों को बीच में जो आपके लिए बेहतर हो। आपको जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम उन सब चीज़ों के लिए एक बेहतर अच्छा परिणाम मिले। आपको अगर हम पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं तो उससे एक अच्छा इनपुट मिले। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे क्लास चौथी हमारी आई दृष्टि की। तो भारत में स्कूली जो एक शिक्षा प्रणाली है, उस शिक्षा प्रणाली पर क्या है कि नीति आयोग ने जो है क्या वो एक अपनी जो है वो क्या है रिपोर्ट दिया है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि जो भारत में एक शिक्षा प्रणाली है उस पर अगर हम रिपोर्ट की बात करते हैं तो मई 2024 में ये एक नीति आयोग ने जो है वो क्या है एक रिपोर्ट जारी किया है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट कब जारी हुई? तो ये हुई है एक मिनट। ठीक है, तो ये रिपोर्ट जारी हुई है मई 2026 में रिपोर्ट जारी हो। तो ये जो है एक स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोड मैप फॉर क्वालिटी इन्हेंसमेंट शीर्षक रिपोर्ट जो है भारत के उसके लिए जो शिक्षा प्रणाली है उसकी जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में ये क्या है समीक्षा करती है। ठीक है, क्या करती है? तो वर्तमान स्थिति में क्या है ये क्या है समीक्षा करती है। ठीक है, क्या है वर्तमान स्थिति में ये एक समीक्षा करती है। ठीक है, और रिपोर्ट में देखें तो स्कूली शिक्षा में प्रमुख चुनौतियां जो है, ठीक यानी कि जो स्कूली शिक्षा होती है उनकी जो प्रमुख चुनौतियां होती है उनकी ये पहचान करती है। तो प्रमुख चुनौतियों की पहचान करती है और चरणबद्ध, ठीक क्या है इसमें चरणबद्ध और कार्य नियमन के साथ साथ क्या है एक रोड मैप के साथ जो है एक नीतिगत हस्तक्षेपों की सिफारिश करती है, जिससे क्या है कि हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, ठीक अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें 2020 तो इस रिपोर्ट के मुख्य जो पृष्ठभूमि है जैसे कि आपको पता होगा 10+2, ठीक है क्या है 10+2 जो है ढांचे के स्थान जैसे कि 5+3, 3+3 और 3+4। ठीक, तो पार्ट 4 का एक ढांचा जो है क्या है इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो क्या प्रस्तुत किया गया है। अब इसमें दिया गया है कि जिसमें से 3 से 18 वर्ष तक की आयु को सीखने के अलग अलग चरणों को जो है वो क्या है जोड़ा गया है। ठीक, कब से 3 से 18 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे हैं उनको सीखने के एक अलग अलग तरीकों से जो है क्या अलग अलग तरीकों से और चरणों से जो है वो क्या है इसको जोड़ा गया है। ठीक है, अब हम स्मृति तत्व की बात करते हैं। तो रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो यू डाइस जो है हमारा प्लस जो है 24 और 25 की अगर हम देखें बात करें तो भारत में 14.71 लाख से अधिक विद्यालय जो हैं वो 24.69 करोड़ विद्यार्थी और लगभग 1.10 करोड़ शिक्षक जो हैं वो क्या दर्ज किए गए हैं 2024 और 25 में। ठीक है, तो यानी कि 2024 और 25 की बात करें 14.71 लाख करोड़ 1 लाख जो है वो विद्यालय और 24 करोड़ 69 यानी कि 69 करोड़ जो है विद्यार्थी और लगभग 1.1 करोड़ जो है वो क्या शिक्षक जो हैं इसमें दर्ज किए गए हैं इस रिपोर्ट में। ठीक, तो जैसे कि अगर हम बात करें 2014 और 15 के बीच में हम बात करते हैं 2014-15 की, तो तब जो 2014 और 15 था तो वहाँ पर 26.95 करोड़ था, यानी कि 2014 और 15 की रिपोर्ट। वहीं अगर हम 24-25 में बात करें तो ये घटकर क्या हो गई 24.69 करोड़, यानी कि देखा जाए तो मोटा मोटा है 2.5-3 करोड़ जो है वो क्या है कमी जो है वो क्या दर्ज की गई। तो इस रिपोर्ट में जो क्या है गिरावट को तीनों कारणों से जोड़ती। ठीक, अब इसमें क्या है गिरावट जो है 3 कारणों से जोड़। नंबर 1 अगर बात करते हैं तो वो है जनसंख्यी परिवर्तन। ठीक है, क्या है जनसंख्यी परिवर्तन विशेषकर घटती। अब इसमें क्या है प्रजनन दर कम, नामांकन वाले विद्यालयों का समेकन और उच्च कक्षाओं में बच्चों को बनाए रखने की एक क्या है चुनौती। ठीक, क्या उच्च कक्षाओं में बच्चों को बनाए रखने की चुनौती और सरकारी विद्यालय अब भी भारत की शिक्षा व्यवस्था के मुख्य आधार पर उनका नामांकन हिस्सा जो है वो क्या है घटा हुआ। ठीक, यानी कि हम सरकारी विद्यालय की बात करें वहाँ पर जो नामांकन यानी बच्चों का जो एडमिशन है उसकी अगर व्यवस्था के मुख्य आधार पर अगर हम बात करते हैं तो उनका जो नामांकन हिस्सा है वो क्या है कहीं न कहीं घटा हुआ है।
ठीक है। अब यहाँ की अगर हम बात करते हैं जैसे कक्षा हम 10 के बाद की अगर सबसे देखें तो कक्षा यानी कि 1 से लेके 9-10 तक तो बच्चों का जो एक प्रजनन दर है, चाहे वो स्कूली शिक्षा बच्चों का विद्यार्थियों का है या नामांकन का है, तो 10 के बाद जो है गिरावट जो सबसे अधिक है। ठीक है। अब ऐसा क्या कारण है, जो बच्चे 1 से लेकर 10 तक पढ़ाई तो करते हैं लेकिन 10 के बाद क्या है उनकी जो जनसंख्या है विद्यार्थियों की वो क्या है घटती जाती है। तो 10 के बाद जो गिरावट सबसे क्या है अधिक, इसका कारण केवल पढ़ाई की कठिनाई नहीं, इसमें देखा जाए तो आर्थिक दबाव है, दूरी है, परिवहन है, फीस है और विषय है। ठीक, तो इसमें कई चीज़ें हैं। नंबर 1 आर्थिक दबाव, ठीक है, जैसे कि आर्थिक रूप से कमजोर या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, दबाव, दूरी यानी कि डिस्टेंस, परिवहन यानी कि आने जाने की सुविधा और फीस यानी कि एजुकेशन जो फीस होती है और कुछ क्या है विषय की उपलब्धता की वजह से, और सबसे देखा जाए सामाजिक सुरक्षा और बाल श्रम, घरेलू जिम्मेदारी और इत्यादि कमजोर आधारभूत सीखने की क्षमता भी बच्चों को विद्यालय से बाहर जो है वो क्या कर देती। अब इसमें क्या है घरेलू जिम्मेदारी में भी क्या है बच्चे जो हैं क्या है स्कूल शिक्षा आगे नहीं कर पाते हैं। कमजोरी और आधारभूत जो इनकी सीखने और समझने की जो क्षमता है वो बच्चों को क्या है विद्यालय से उस उम्र में क्या है वो बाहर कर देती है। ठीक है, तो इसका सीधा प्रभाव जो क्या है बच्चों की निरंतर पर क्या है पड़ता है। रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो स्तर पर ड्रॉप आउट बहुत जो है वो क्या है कम हुआ है। ठीक, यानी कि हम देखें ड्रॉप आउट जो हमारा है वो क्या है बहुत कम हुआ है। ठीक, अब इसमें क्या है कि इसका अर्थ जो है, ठीक, इसका अर्थ है कि प्राथमिक स्तर पर पकड़ मौजूद है, लेकिन बात करते हैं माध्यमिक स्तर पर तो लगभग हर 10 में से, ठीक, लगभग हर 10 में एक बच्चा शिक्षा प्रणाली को क्या है वो छोड़ देता है। जैसे कि 10 बच्चे क्या है एडमिशन लिए अपना नामांकन कराए, उसमें से एक बच्चा जो है वो 100% क्या है शिक्षा प्रणाली से दूर हो जाता है। तो रिपोर्ट के अनुसार हम देखें तो जो लड़कियां हैं लड़कियों की भागीदारी में क्या है इसमें सुधार हुआ है। ठीक, तो लड़कियों की जो भागीदारी इसमें क्या है सुधार देखने को मिले हैं। और उच्चतम की अगर हम बात उच्चतम माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 2014-15 के अगर देखो तो 45.99% से बढ़कर जो है ये 16.9% हो गया। यानी कि 2014-15 में जो लड़कियों की जो भागीदारी थी नामांकन का उसका अनुपात जो 45.99% जो है वो क्या बढ़ा हुआ है, लगभग जो बढ़ा है वो 60 अब जो हो गया है वो हो गया 60.9% जो है क्या बढ़ा हुआ। वहीं अगर हम देखते हैं अनुसूचित की बात करते हैं, अगर अनुसूचित की बात करते हैं तो अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों का उच्च प्राथमिक सकल नामांकन के अनुपात देखो 2014-15 की देखें तो 89.97% से बढ़कर जो है 2425 में 99.5% जो है वो क्या अब हो गया। ठीक, कितना हो गया वो हो गया 99.5%। तो यही है कि एक माध्यमिक स्तर पर 72.1% से बढ़कर जो है अब वो क्या हो गया 81.30% जो है क्या हो गया। अब विद्यालयों में बिजली, ठीक है, क्या है विद्यालयों में बिजली, शौचालय, कंप्यूटर, इंटरनेट और स्मार्ट कक्षाओं जैसी सुविधाओं का जो क्या वो क्या है विस्तार हुआ है। तो बिजली वाले विद्यालय की अगर बात करें तो 14-15 में 55.96% थे, अब 24-25 में अगर हम बात करते हैं तो ये 91.9% जो है वो क्या है अब बढ़ गया है। ठीक, इसी तरह कंप्यूटर सुविधा वाले विद्यालय की अगर हम बात करें तो वो था 26.42% बढ़कर अब 64.7% हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम 2 अन्य सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को क्या है वो मंजूरी दी गई। ठीक, यानी कि जो सेमीकंडक्टर है उन सेमीकंडक्टरों को क्या है इन परियोजनाओं को क्या है मंजूरी दी गई। तो जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 5 मई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है यानी कि ISM को क्या है तहत 2 और सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को क्या है इसमें मंजूरी दी है। अब इनमें देश की पहली वाणिज्य और मिनी माइक्रो LED डिस्प्ले निर्माण सुविधा जो है वो गैलीलियम नाइट्राइड जो है प्रौद्योगिकी स्तर पर होगी तथा एक सेमीकंडक्टर जो है वो पैकेजिंग सुविधा में क्या है शामिल हो। ठीक, इनमें से एक जो होगी वो होगी मिनी माइक्रो LED डिस्प्ले का निर्माण करेगी और दूसरी जो होगी वो होगी एक पैकेजिंग सुविधा क्या है इसमें जो है वो क्या है शामिल होगी। ठीक, तो अगर देखें तो स्वीकृति दोनों परियोजनाओं जो है वो गुजरात में क्या है स्थापित की जाए। यानी कि ये जो 2 सेमीकंडक्टर की जो परियोजनाएं हैं ये दोनों परियोजनाएं जो हैं वो गुजरात में शामिल की जाए। ठीक, कहाँ पर शामिल की वो गुजरात में शामिल की जाए। तो इन पर कुल अगर लागत की अगर देखें तो 3,936 करोड़ रुपये का जो क्या वो निवेश किया जाएगा। और इसकी अगर हम देखें तो पहला अगर हमारा है तो वो हमारा है क्रिस्टल मैट्रिक्स लिमिटेड। ठीक, क्रिस्टल मैट्रिक्स लिमिटेड जो है या क्रिस्टल मैट्रिक्स लिमिटेड गुजरात के धोलेरा
धोलेरा में कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन जो है वो है। ठीक है, तो पहला जो हमारा जो है क्रिस्टल मैट्रिक्स लिमिटेड की बात करते हैं, तो ये हमारा जो है गुजरात के धोलेरा में कंपाउंड सेमीकंडक्टर में है। तथा टीएमसी की, अगर टीएमपी की बात करें, टीएमपी हमारा जो होता है वो जैसे असेंबली, टेस्टिंग, मार्केटिंग एंड पैकेजिंग की एकीकृत सुविधा जो क्या स्थापित करेगा। तो ये जो हमारा होगा वो होगा असेंबली, टेस्टिंग, मार्केटिंग एंड पैकेजिंग एकीकृत जो सुविधा है वो क्या इसको क्या है स्थापित करेगी। तो यह जो है एक नई इकाई और मिनी माइक्रो एलईडी डिस्प्ले मॉड्यूल का जो है वो क्या है वो एक निर्माण करेगी। ठीक है, क्या है निर्माण करेगी। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो है वो एक ये है कि इस परियोजना का उत्पादन क्षमता की अगर हम बात करते हैं, इन उत्पादों जैसे कि टीवी ऑन साइनेज डिस्प्ले एक बड़े होते हैं, अब टैबलेट, स्मार्टफोन, वाहन आधारित डिस्प्ले है, मध्यम आकार के डिस्प्ले जो है वो क्या है एक मध्य में रूपित होगा। अब एक्सटेंडेड रियलिटी, ठीक, यानी एक्सटेंडेड रियलिटी की बात करें तो एक साथ चश्मों और स्मार्ट वॉचों के लिए माइक्रो डिस्प्ले वो जो क्या है इसका निर्माण किया जाएगा। अब इसमें क्या है कि सेमीकंडक्टर अगर बात की सूची सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड, एक ये हमारा हो जाएगा सूची सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड जो है ये भी गुजरात के सूरत में आउटसोर्सेस सेमीकंडक्टर असेंबली एवं टेस्ट सुविधा जो क्या स्थापित करेगा। ठीक है, तो जहाँ क्या है डिस्क्रीट सेमीकंडक्टरों का जो क्या वो क्या है एक जो है वो क्या है इसमें निर्माण किया। तो इस परियोजना की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता जो होगी वो 1033.20 बिलियन चिप्स प्रतिवर्ष जो है इसका क्या है वो उत्पादन जो है वो क्या है किया जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि अब इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन यानी कि आईएसएम के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या जो हो क्या 12 हो गई। ठीक, यानी कि अब अगर हम बात करते हैं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के, तो अब तक स्वीकृति की अगर बात करें तो अब इन परियोजनाओं की जो कुल संख्या है वो क्या है 12 हो गई। ठीक, तो लगभग 1.64 लाख करोड़ रुपए का संचयी निवेश जो है वो क्या प्रस्तावित जो है वो क्या है किया जा रहा है। ठीक, अब हम देखें 3 जून 2026 उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश के सेमीकंडक्टर 2024 के विभिन्न प्रस्तरों में निहित व्यवस्थाओं को संशोधित किए जाने के प्रस्ताव को क्या है वो क्या है अनुमोदित जो है वो क्या है किया गया है। ठीक, यानी कि जो उत्तर प्रदेश का जो मंत्रिपरिषद जो है उस मंत्रिपरिषद ने क्या है कि जो हमारा सेमीकंडक्टर नीति 2024 के जो एक प्रस्ताव जो है उस प्रस्ताव में जो निहित किया गया था उन व्यवस्थाओं को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव जो है वो क्या है एक अनुमोदित जो है क्या है वो कर दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर भारत का प्रथम सेमीकंडक्टर। ठीक, अब भारत का प्रथम सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन जो प्लांट है वो कहाँ पर। ठीक, तो भारत का जो हमारा प्रथम सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है तो ये जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा, ठीक, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 9 अप्रैल 2026 को गुजरात के धोलेरा में, ठीक, कहाँ पर गुजरात के धोलेरा में टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड TSMPL के लिए एक विशेष और आर्थिक क्षेत्र क्या है वो क्या है एक अधिसूचित किया गया है। यानी कि भारत का हमारा जो प्रथम सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है वो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 9 अप्रैल 2026 को गुजरात के धोलेरा में टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड में क्या है एक विशेष आर्थिक जो है क्या है इसको अधिसूचित जो हो क्या है कर लिया है। तो यह भारत का प्रथम सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट का फैब है। यह फैब का अर्थ होता है कि असेंबली और पैकेजिंग से अलग एक अत्यंत पूंजी गहन इकाई जहां सिलिकॉन फेबर पर वास्तविक चिप का जो है क्या वो निर्माण किया जाता है। ठीक, यानी कि जहां सिलिकॉन वेफर वास्तविक चिप है क्या उसका जो है यहाँ पर जो है वो क्या है एक निर्माण किया जाता है। तो 12 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की थी। ठीक, यानी कि अगर हम देखें तो 12 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को जो क्या स्वीकृति यानी कि मंजूरी दिया था। अब नए स्वीकृति 4 परियोजनाओं की बात करते तो वो है 6M। ठीक, क्या है 6M कंटिनेंटल डिवाइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है, और एक है CDIL 3D ग्लास सोल्यूशन इंक और एडवांस सिस्टम इन पैकेज ASAIP टेक्नोलॉजी। ठीक, अब एक है 6M 3D ग्लास प्लांट उड़ीसा में लगाया जाएगा। ठीक, यानी कि जो 6M और 3D ग्लास का जो एक प्लांट है वो कहाँ पर लगाया जाएगा वो उड़ीसा में लगाया जाएगा। और CDIL पंजाब और ASAIP आंध्र प्रदेश में ये लगाया जाएगा। ठीक, यानी कि CDIL और ASAIP जो है ये कहाँ पर ये आंध्र प्रदेश में जो क्या है वो लगाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी अगर हम देखें बात करते हैं तो ये जो हमारा है, ठीक है, ये जो हमारा है ये सिस्क प्राइवेट लिमिटेड जो यूनाइटेड किंगडम की एक क्लास SiC वेफर है। तो वो क्या है 5 LTD के साथ मिलकर जो है भुवनेश्वर जो उड़ीसा के इन्फो वैली में क्या है एक सिलिकॉन कार्बाइड
SiC पर क्या है आधारित कंपाउंड सेमीकंडक्टर की एकीकृत जो है क्या स्थापित करेगा। अब यह देश का पहला वाणिज्यिक कंपाउंड फैब होगा, ठीक, यानी कि यह जो होगा अब तक जो हमारा सी सेम प्राइवेट लिमिटेड जो है भुवनेश्वर उड़ीसा का, तो ये जो हमारा देश का पहला वाणिज्यिक कंपाउंड फैब होगा और इस परियोजना में सिलिकॉन कार्बाइड डिवाइस का जो है क्या वो निर्माण किया जाएगा। तो इस कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब की वार्षिक क्षमता जो है वो 60,000 वेफर्स और 9.6 करोड़ यूनिट पैकेजिंग जो है वो क्या है की जाएगी, ठीक है। तो अब 3D ग्लास सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो 3D GS भुवनेश्वर उड़ीसा के इन्फो वैली में वर्टिकल इंटीग्रेटेड एडवांसेस पैकेजिंग और एम्बेडेड ग्लास सबस्ट्रेटेड यूनिट जो हो क्या स्थापित करेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा जो अगला है कि सेमीकॉन इंडिया, ठीक। तो सेमीकॉन इंडिया की अगर हम बात करते हैं 2 से 4 सितंबर 2025 के मध्य सेमीकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन यशोभूमि, ठीक, क्या है यशोभूमि नई दिल्ली में इसका जो है क्या आयोजन किया गया था, ठीक। यानी कि 2 से 4 सितंबर 2025 के मध्य में सेमीकॉन इंडिया का सम्मेलन जो था वो यशोभूमि जो है IICC नई दिल्ली में इसका जो है क्या आयोजन किया गया था। अब इसके हम मुख्य विषय की अगर देखें बात करते हैं, इसका जो मुख्य विषय था वो यह था बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस, ठीक, यानी कि इसका जो विषय था वो था बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर एंड पावर हाउस। तो 16 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत देश की छठी, ठीक, क्या देश की छठी सेमीकंडक्टर यूनिट यानी कि अर्धचालक यूनिट उत्तर प्रदेश में स्थापित करने की मंजूरी जो हो क्या प्रदान की गई थी। यानी कि 14 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत का सेमीकंडक्टर मिशन के तहत देश का छठा सेमीकंडक्टर, ठीक, यानी कि अगर ये आता क्वेश्चन देश का छठा सेमीकंडक्टर यूनिट अर्धचालक यूनिट कहाँ स्थापित किया गया था, तो वो किया गया था उत्तर प्रदेश में स्थापित, यानी इसकी मंजूरी जो हो क्या है दी गई थी। अब इस यूनिट की स्थापना जो है यानी कि HCL यानी कि हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड एवं फॉक्सकॉन, ठीक, क्या है फॉक्सकॉन तो कंपनियां मिलकर यमुना एक्सप्रेसवे व औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि जो है एक जेवर एयरपोर्ट नोएडा में नज़दीकी जो है क्या है ये करेगा, ठीक है। तो कुल मिला के इसका जो है एक अलग जो है एक प्रभाव जो है देखने को मिल रहा है। तो यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है कि जेवर एयरपोर्ट नोएडा के नज़दीक करेगा, यानी कि हमारा जो जेवर एयरपोर्ट नोएडा के उसके नज़दीक में इस यूनिट की जो है क्या स्थापना की जा रही है, ठीक है। अब हम देखें कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जो हैं, ठीक, यानी कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री की बात करें तो वो हैं अश्विनी वैष्णव, ठीक, क्या है अश्विनी वैष्णव। तो अश्विनी वैष्णव जो हैं वो अक्टूबर 2025 में IIT भुवनेश्वर में नमो सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी की स्थापना को मंजूरी प्रदान किया गया है। अब इसमें यह है कि जो हमारे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्री हैं वो हैं हमारे अश्विनी वैष्णव। तो ये अक्टूबर 2025 में इन्होंने क्या किया कि IIT भुवनेश्वर में नमो सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी की स्थापना को जो क्या इन्होंने मंजूरी दी। तो इस परियोजना का वित्त पोषण जो है एमिलाइटिस योजना के तहत जो है क्या है, तो परियोजना की अनुमानित लागत जो है वो 4.95 करोड़ रुपये जो मानी जाती है। तो यह एक जो ड्राइव हो ये होगी मेक इन इंडिया, ठीक, इसका जो मतलब होगा वो होगा मेक इन इंडिया और डिजाइन इन इंडिया पहलू का प्रोत्साहन क्या है प्रदान करेगा, ठीक, यानी कि यह एक नई जो लैब है इसका जो एक योजना के तहत जो एक नाम दिया गया है तो वो गया है मेक इन इंडिया और डिजाइन इन इंडिया पहलों के प्रोत्साहन से क्या है ये प्रदान करेगा, ठीक है, क्या है प्रदान करेगा, ठीक। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण चयन थर्ड की जो है वो क्या है इसकी एक घोषणा की है, ठीक, यानी कि निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन और कि एक जो हमारा थर्ड जो है यानी कि तीसरे चरण की जो हो क्या है एक घोषणा की है। तो भारत निर्वाचन आयोग 14 मई 2024 को विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ठीक, यानी कि हमारा जो SIR है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के चरण 3 को, ठीक, क्या है चरण 3 को 16 राज्यों, ठीक, तीसरे चरण को 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने का जो है क्या है वो एक निर्देश दिया है, ठीक। तो कौन कौन से 16 राज्य हैं, 3 केंद्र शासित प्रदेश,
जैसे कि बात करते हैं उड़ीसा, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, ये घर घर गणना और चढ़ चले जिसकी अवधि 30 मई से 28 जून 2026 तक जो हो क्या होगी। ठीक, अब यहाँ पे विशेष गहन और पुनरीक्षण यानी कि SIR मतदाता सूची की गहरी जांच की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो बूथ स्तर पर अधिकारी यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर मतदाताओं के विवरण का क्या है वो सत्यापन करते हैं। ठीक, यानी बूथ लेवल ऑफिसर जो हैं वो घर घर जाकर जो है मतदाताओं के विवरण का जो क्या सत्यापन करते हैं। और इसमें अगर हम देखें तो समान विशेष और संक्षापित पुनरीक्षण यानी कि SSR यानी कि स्पेशल समरी रिवीजन में प्राय नाम जोड़ने, हटाने और सुधारने पर जो है वो क्या है बल होता है। ठीक, यानी इसका जो मतलब होगा स्पेशल समरी रिवीजन का मतलब ये होगा कि नाम जोड़ने और नाम हटाने और सुधारने पर जो है क्या इसमें बल देता है। ठीक, तो निर्वाचक पंजीकरण नियम की अगर हम बात करें, निर्वाचक पंजीकरण नियम जो है वो 360 के नियम 25 के अनुसार धारा 21(3)(1) के अंतर्गत आयोग को नामावली को गहन, संक्षिप्त या आंशिक रूप से दोनों ढंगों से पुनरीक्षित करने की जो हो क्या है ये अनुमति देता है। ठीक, तो ये चीज़ आप यहाँ को ये थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है कि हमारा जो निर्वाचक पंजीकरण अधिनियम है, नियम है वो 360 के नियम के 25 के अनुसार धारा 21(3) के तहत निर्वाचक आयोग को नामावली को गहन, संक्षिप्त या आंशिक रूप से दोनों ढंगों को पुनरीक्षित करने की जो हो क्या है एक अनुमति जो है वो क्या है प्रदान करता है। ठीक है, क्या है अनुमति प्रदान करता है। अब SIR का मुख्य आधार जो है वो संविधान के अनुच्छेद 324 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) और निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960 के। अब यहाँ पर भी ये जो है क्या है पंजीकरण का जो है वो दिया है। ठीक, तो यहाँ पे ये है कि SIR का जो मुख्य एक आधार है वो संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के द्वारा और धारा 21 के निर्वाचक पंजीकरण नियम जो 1960 के द्वारा है। अब अनुच्छेद 324 ये कहता है कि निर्वाचन आयोग को चुनाव और निर्वाचक नामावलियों के अधीक्षण और निर्देशन और नियंत्रण की क्या है शक्ति देता है। ठीक, अब यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो हमारा 324 है एक मिनट, इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक, तो निर्वाचन 300 अनुच्छेद जो 324 ये कहता है कि निर्वाचन आयोग चुनावों को निर्वाचक नामावली के निर्देशन और नियंत्रण की जो है वो क्या है एक शक्ति देता है। ठीक, तो अनुच्छेद 326 के अनुसार है, तो अनुच्छेद 326 ये कहता है कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का भारतीय नागरिक, ठीक, यानी कि अनुच्छेद 326 ये कहता है कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का भारतीय नागरिक जो है या तो वो विधि द्वारा आयोग नहीं है। ठीक, यानी कि जो एक रूल्स है कि आप जो आपका जो सिटीजन है और आपकी कुछ नागरिकता का जो एक क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी है, ठीक, उनके द्वारा अगर आप विधि द्वारा आयोग नहीं है तो मतदाता के रूप में पंजीकरण का अधिकारी रूप जो है योग प्राप्त है। तो अनुच्छेद 26 यही करता है, 326 अनुच्छेद 326 ये कहता है कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का भारतीय नागरिक यदि विधि द्वारा अयोग्य है तो वह मतदाता के रूप में पात्रता है। ठीक, अब यहाँ पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की बात करें 1950 और धारा 21 की, तो निर्वाचन नामावली की तैयारी और पुनरीक्षण से जुड़ी इस कानून में ये भी कहा गया है कि कोई व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचक क्षेत्रों में, ठीक, यानी कि इसमें ये भी कहा गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचक क्षेत्रों में या एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हो सकता। ठीक है, एक से अधिक बार मतदाता के रूप में पंजीकृत जो है वो क्या नहीं हो सकता। तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या है कि 27 मई 2026 को निर्णय में माना कि SIR धारा 21(3) के तहत अनुच्छेद 324 से जुड़ी एक प्रक्रिया मानी गई, तो इसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई जो है वो क्या है नहीं की जा सकती। ठीक, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में इसके खिलाफ जो है वो रीट जारी की गई थी। तो 27 मई 2026 को सर्वोच्च न्यायालय निर्णय
दिया, माना कि SIR की जो प्रक्रिया है वो जो धारा है धारा 21(3) के तहत और अनुच्छेद 324 से जुड़ी यह एक प्रक्रिया है जो एक आयोग जो है वो नहीं मानी जा सकती। तो न्यायालय ने यह भी कहा कि SIR लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1960 के नियमों से सीधा टकराव में नहीं है। यदि इसे नोटिस और सुनवाई और अपील जैसी प्रक्रिया सुरक्षाओं के साथ चलाया जाए तो चरण 3 में 394,541 BLO जो है 36, 73, 87 निर्वाचनों तक का जो घर घर पहुँच का वो क्या है, इसका BLO जो है वो क्या है, घर घर पुनरीक्षण, मतदाता सूची में नाम इत्यादि चीज़ें वो क्या देखेंगे। अब महाराष्ट्र इस चरण में सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो महाराष्ट्र जो हमारा है, ठीक, तो ये जो हमारा महाराष्ट्र है इस चरण में सबसे बड़ा राज्य जो है महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र में अगर बात करें 9,86,64,64,413 निर्वाचक जो हैं वो क्या इसमें शामिल किए। तो निर्वाचक जो है 97,924 BLO और 96,949 BLA जो है वो क्या है दर्ज किए गए हैं। तो दादरा और नागर हवेली की बात करें, हमारे जो दादरा नागर हवेली और दामन दीव की बात करें 4,27,849 निर्वाचक और 488 इसमें क्या है BLO जो है वो क्या है शामिल है। ठीक है, तो पहले 2 चरणों में SIR 13 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों को जो है कवर कर चुका है। आयोग के अनुसार अगर बात करें तो लगभग 59 करोड़ निर्वाचक, 6.3 लाख से अधिक BLO जो है वो 9.2 लाख से अधिक BLA जो है क्या इसमें शामिल किया गया है। तो हम देखें कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और कश्मीर तथा लद्दाख का कार्यक्रम जनगणना के दूसरे चरण और हिम आच्छादित क्षेत्रों की मौसमी स्थिति को देखकर जो है घोषित किया जाएगा। ठीक, तो इन राज्यों में जो बात करें, इन राज्यों की अगर हम बात करें, ठीक, इन राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो यहाँ पर जो SIR का जो कार्यक्रम होगा वो दूसरे चरण में और हिम आच्छादित क्षेत्रों की एक जो वहाँ की जो मौसम की जो स्थिति, उस मौसम की स्थिति को देखकर जो है वो क्या है, इसके बाद देखकर जो है क्या इस चरण की जो हो क्या घोषणा यानी घोषित किया जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे है कि BCCI और RTI अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकरण। ठीक है, यानी कि BCCI और RTI अधिनियम के तहत देखें तो अंतर्गत लोक प्राधिकरण की बात करते हैं। ठीक है, तो लोक प्राधिकरण की हम बात करें तो यहाँ पर यह है कि 18 मई 2026 को केंद्रीय सूचना आयोग गीता रानी बनाम युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय में कहा गया है कि खेल मंत्रालय में कहा गया BCCI सूचना का आधिकारिक अधिनियम 2005 के अंतर्गत लोक प्राधिकरण नहीं, इसलिए नागरिक सीधे BCCI और RTI के माध्यम से सूचना मांगने के अधिकारी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमारा BCCI और RTI अधिनियम की धारा 2H के अंतर्गत हम देखें तो एक हमारा लोक प्राधिकरण की परिभाषा में जो हो क्या ये शामिल नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है ये। अगर हम देखें इसकी तो इसमें ये मेन चीज़ जो है इसमें धरतक की अगर हम बात करें, लोढ़ा समिति और विधि आयोग ने BCCI में अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर जो है क्या है इसने जोर किया जाए। ठीक, तो BCCI में लोढ़ा समिति और विधि आयोग ने BCCI में अधिक पारदर्शिता की और एक आवश्यकता पर क्या इसमें जोर दिया गया। तो विधि आयोग जो है 275वीं रिपोर्ट में BCCI को RTI कानून के दायरे में लाने का पक्ष जो है वो क्या रखा था और कहा था कि BCCI क्रिकेट पर व्यापक नियंत्रण रखता है तथा सार्वजनिक प्रगति के कार्य करता है। ठीक, यानी कि विधि आयोग ने ये भी कहा था कि RTI जो कानून के दायरे में लाने का पक्ष जो है क्या रखता है और BCCI जो है क्रिकेट पर व्यापक नियंत्रण यानी कि बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखता है तथा सार्वजनिक प्रगति कार्यक्रम में क्या है वो क्या है एक बहुत ज़्यादा क्या है कार्य करता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कपास उत्पादकता मिशन की। ठीक, किसकी बात करते हैं, कपास उत्पादकता मिशन की अगर हम बात करते हैं तो कपास उत्पादकता अगर देखें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 5 मई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कपास क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और वैश्विक वस्त्र बाजारों में भारत की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 5,661.22 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ जो है कपास
उत्पादकता मिशन को क्या है मंजूरी दी गई। तो यह जो मंजूरी है ये 26-27 से लेकर 2030-31 तक जो है क्या है लागू किया जाएगा। ठीक है, क्या है ये कपास उत्पादकता मिशन की जो मंजूरी दी है, यह जो मिशन है ये 26-27 प्लस 30 और 31 यानी कि 26-27 इधर और 30-31 तक जो है क्या है ये लागू किया गया है। ठीक, तो कपास उत्पादकता मिशन का उद्देश्य जो है भारत के कपास क्षेत्र में कम उत्पादकता और गुणवत्ता संबंधित चुनौतियों, जलवायु जोखिम, पिंक बालवर्म के प्रतिरोध, वर्षा आधारित खेती, मृदा क्षरण और कृषि प्रबंधन और कमजोरियों और गुणवत्तापूर्ण आदानों की सीमित उपलब्धता जैसी समस्याओं को दूर करना होता है। तो यह मिशन जो है भारत सरकार 5F विजन के अनुरूप है, यानी 5F का अर्थ कर हम बात करें तो 5 यानी फार्म टू फायर, ठीक, यानी फार्म टू फायर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, अर्थात खेत में रेशा। ठीक, क्या है खेत में रेशा और रेशा से कारखाना और कारखाने से फैशन और फैशन से विदेश तक। इसका ये 5 विजन का अनुरूप दिया गया है। ठीक, तो 5 विजन का अनुरूप की अगर हम बात करते तो हो जाएगा खेत से रेशा और रेशा से कारखाना और कारखाना से फैशन और फैशन से विदेश तक। तो ये है 5 विजन का यही मेन मकसद है। और यहाँ पे अगर हम देखें इसके मुख्य लक्ष्य का, इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो 2031 तक रखा गया है। कब तक रखा गया? ये 2031 तक कपास की उत्पादकता की अगर मांगे तो 440 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 755 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर करने का जो है क्या है एक मोटा मोटा है एक अनुमान जो है क्या है बढ़ाकर रखा गया है। ठीक है, तो इसके साथ ही कपास उत्पादन को वर्तमान में देखें तो 2,97,000 गांठों से बढ़कर 4,98,000 गांठों तक पहुंचाने का जो है वो क्या है लक्ष्य जो है वो क्या है रखा गया है। तो प्रत्येक गांठ में 170 किलोग्राम कपास मानी जाती है। ठीक, यानी कि प्रत्येक गांठ में 170 किलोग्राम कपास जो है वो क्या है मानी जाती है। ठीक है, तो इस मिशन से लगभग 32 लाख किसानों, ठीक, यानी कि इस मिशन से लगभग 32 लाख किसानों को लाभ मिलने की संभावना है। ठीक, यानी कि ये जो कपास वाला जो मिशन है 2026 लेकर 2031 तक, तो लगभग 32 लाख किसानों को लाभ मिलने की संभावना है। और भारत वैश्विक कपास उत्पादन में 21% से अधिक हिस्सेदारी जो क्या रखता है। ठीक, यानी कि भारत जो है वैश्विक कपास उत्पादन में जो है वो 21% तक की हिस्सेदारी जो वो क्या रखता है। देश में 114.47 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों में कपास की खेती जो क्या है होती है। ठीक, कितने, यानी कि देश में 114.47 लाख हेक्टेयर से भी अधिक क्षेत्रों में कपास की जो क्या खेती जो क्या होती है। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए कपास, ठीक है, अब यहाँ पे यह है कि इसलिए कपास क्षेत्रों में लाखों किसानों की आजीविका और भारत के वह वस्त्र उद्योगों दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जो है वो क्या माना जाता है। तो इस मिशन का एक प्रमुख उद्देश्य है कि रोग और कीट प्रतिरोधी उच्च उपज वाले किस्मों को बीजों का जो है क्या विकास करना है। ठीक है, क्या करना है विकास करना है। तो इस मिशन के अंदर क्या है, मिशन प्रारंभिक चरणों में 14 प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों के 140 जिलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ठीक, यानी कि इस मिशन का जो प्रारंभिक मिशन है उस चरण में देखें तो 14 प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों के 140 जिलों पर ध्यान केंद्रित जो है क्या है किया जाएगा। अब इन जिलों में लगभग 24 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को क्या है कवर किया जाएगा। ठीक है, कितना 24 लाख हेक्टेयर को कवर किया जाएगा। इस मिशन का क्रियान्वयन की अगर बात करें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय द्वारा जो है वो क्या किया जा रहा है। ठीक, इस मिशन का जो यानी कि इस मिशन का जो निर्माण एक मंजूरी जो है वो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं वस्त्र मंत्रालय द्वारा जो है वो क्या है किया जा रहा है। तो इसमें क्या है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 10 संस्थान, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का एक संस्थान और प्रमुख कपास है। तो मिशन के अंतर्गत देखें तो कपास अपशिष्ट रिसाइकलिंग और सर्कुलर अर्थव्यवस्थाओं को भी क्या मिशन के तहत जो है क्या एक महत्व जो है क्या दिया जा रहा है। ठीक, यानी कपास की जो एक अपशिष्ट रिसाइकलिंग, यानी कपास की जो खराब जो कपास का जो यानी कि जो यूज नहीं हो सकता, ठीक, तो उसको उस खराब पदार्थ को उसको क्या है अपशिष्ट करके रिसाइकलिंग और सर्कुलर अर्थव्यवस्था को भी इस मिशन के तहत जो क्या बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं। सिक्किम भारत की पहली कागज रहित न्यायपालिका है।
ठीक, ऐसे क्वेश्चन हमारी जो डेली बेसिस करंट अफेयर वहाँ पे हम ऐसे बता चुके। यानी कि सिक्किम जो हमारा राज्य है, ठीक, वहाँ की जो न्यायपालिका है वो पूर्ण रूप से कागज मुक्त हो चुकी, यानी कि वो डिजिटली तौर पर पूरी प्रक्रिया वहाँ पर क्या है वो डिजिटली हो गई। ठीक, तो मई 2026 में सिक्किम आधिकारिक रूप से भारत की पहली कागज रहित न्यायपालिका क्या है घोषित हो गई। तो यह घोषणा जो है वो गंगटोक, ठीक, कहाँ पर, गंगटोक में आयोजित प्रौद्योगिक और न्यायिक शिक्षा सम्मेलन के दौरान की गई। इस सम्मेलन का आयोजन सिक्किम उच्च न्यायालय द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई समिति के सहयोग से जो क्या है किया गया है। तो यह सम्मेलन जो है एक न्यायिक प्रणालियों के सुदृढ़ करने और विधिक शिक्षा में सुधार लाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करने के लिए जो है क्या एक आयोजित किया गया है। तो यह घोषणा जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा जो है इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान की गई थी। तो यह कार्यक्रम जो था गंगटोक में आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग सम्मानित अतिथि के रूप में जो क्या वो उपस्थित हुए थे। तो सिक्किम की न्यायपालिका देश की पहली ऐसी राज्यपालिका है बनने की उपलब्धि प्राप्त की जिसने पूर्ण रूप से कागज रहित प्रणाली की दिशा में क्या है एक महत्वपूर्ण जो है वो क्या है कदम रखा। तो यह भारत में पहला डिजिटल न्याय वितरण व्यापक प्रक्रिया के दिशा में एक महत्वपूर्ण जो है वो क्या है कदम है। तो यह इस कदम की ओर अगर देखें तो कागज रहित कि अगर हम उद्देश्य की बात करते हैं तो यह क्या है दक्ष होगी और पारदर्शी होगी, सुलभ होगी और नागरिक केंद्रित को क्या है बनाने में एक पूर्ण रूप से जो क्या सहयोग मिलेगा। तो कागज रहित न्यायपालिका का अर्थ यह है कि न्यायालय प्रक्रियाओं को भौतिक कागज आधारित अभिलेखों से डिजिटल प्रणालियों में स्थानांतरित जो है क्या है किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये क्या है, तो यहाँ का अगर देखें तो इसमें क्या है डिजिटल दाखिला, डिजिटल वाद अभिलेख और इलेक्ट्रॉनिक वाद प्रबंधन आदेशों तथा ऑनलाइन पहुंच और प्रौद्योगिक सक्षम न्यायालय प्रशासन जो है क्या इसमें शामिल है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश ने रेखांकित किया कि प्रौद्योगिकी की न्याय तक पहुंच में भौगोलिक बाधाओं को दूर करने में क्या है ये सहायता कर रहे हैं। तो सिक्किम जैसे पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में न्यायालयों तक भौतिक पहुंच ऐतिहासिक रूप से जो है क्या कठिन राह जो हो गया है मानी जाती है। ठीक है, तो ये क्या है कि स्पेस यहाँ पे क्या है कि सुपेश यानी कि न्यायिक अनुसंधान और वाद संबंधी सहायता में क्या है एक मदद करता है। ठीक है, क्या है मदद करता है। ठीक है, अब हम सर्वोच्च न्यायालय वन केस वन डाटा और सुसहायक का शुभारंभ। ठीक, तो इसकी जो है बात है जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यानी कि नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी 5वीं क्लास होगी उसके बारे में हम इसकी क्लास की चर्चा करेंगे। अभी तक हम इसको यहीं पर सीमित करते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक इतना समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको समझाएंगे इसके बारे में, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने वन केस वन डेटा और सुसहायक का शुभारंभ किया है। ठीक, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। अभी तक हम इसको यहीं पर सीमित करते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी जो क्लास है इसको आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, उनको भी थोड़ा सा पता चलेगा, वो भी अपने जो आने वाले कंपटीशन उनको थोड़ा सा इम्प्रूव कर पाएंगे, स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। और हमारा जो चैनल है एग्जाम नॉलेज, प्लीज़ आप लोग उसको उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए इस एग्जाम नॉलेज को। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद।